प्रशांत साहब ने कि चीन के साथ हमें थोड़े से रिश्ते सुधारने के लिए अपनी तरफ से भी कदम उठाने पड़ेंगे और जो विरासत में जो विवाद चले आ रहे हैं, उस विरासत के विवाद को खुले दिल से हमें दूर करना होगा। प्रोफेसर स्वर्ण सिंह साहब, ये कितना फिजिबल दिख रहा है आपको? बिल्कुल फिजिबल दिख रहा है। खासकर पिछले 8 महीनों से आप देखें कि चाहे वो भाषा हो, तौर तरीके हों, बिल्कुल बदलाव आया है। कजान में पहले मीटिंग हुई है प्रधानमंत्री मोदी की और राष्ट्रपति शी जिनपिंग की, और उसके बाद क्योंकि शंघाई सहयोग संगठन का इस बार मेजबान चीन है, तो आपने देखा कि पहले राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और रक्षा मंत्री जून में वहां गए और जुलाई में विदेश मंत्री वहां गए, और अब वांग यी आए हुए थे वहां चीन के विदेश मंत्री भारत में, ताकि वो तैयारी कर सकें पूरी तरह से कि किस तरह से प्रधानमंत्री मोदी शामिल होंगे शिखर सम्मेलन में इस महीने के अंत तक। तो ये इस सब बातचीत के चलते मुझे लगता है कुछ तो बदलाव आए हैं, कुछ नए कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स की शुरुआत हो रही है, जो कि भारत के विदेश मंत्री करीब 4 साल से ये बात कह रहे हैं कि क्योंकि जो पहले 1988 से लेकर एक दर्जन संधियां बनी थी, अरेंजमेंट बने थे अलग अलग बातचीत के, वो आज शायद उतने काबिल नहीं है, क्योंकि भारत और चीन दोनों बहुत तेजी से बदल गए हैं। आज भारत को हम चौथी सबसे बड़ी आर्थिक व्यवस्था कहते हैं, चीन दूसरी सबसे बड़ी आर्थिक व्यवस्था है, जिसका मतलब है कि फ्रंटियर एरियाज में इंफ्रास्ट्रक्चर बदल गया है। जो फौजी हैं वो तेजी से आगे पीछे जा सकते हैं, साजो सामान को तेजी से आगे पीछे ले जा सकते हैं, तो उससे ज्यादा जिनको हम इंग्रेशंस कहते हैं या कंफ्यूजन कहते हैं वो अक्सर हो जाता है। इसलिए आप देखें पिछले 8 महीनों से लगातार बदलाव आता हुआ नजर आया, यहाँ तक कि आप देखें कि पिछले 2 सालों से थोड़ा व्यापार में भी कमजोरी आई थी, पर अभी पिछले जो अप्रैल से जुलाई का समय था, क्वार्टर था, उसमें भारत का निर्यात पहली बार 20% चीन को बढ़ा है। अब उसमें भी ट्रम्प ये सब काफी कुछ संकेत यहाँ पर दे रहे हैं। प्रोफेसर स्वर्ण सिंह साहब, रशिया के साथ क्या हम कुछ नया कर सकते हैं, क्या कुछ हटकर कर सकते हैं? देखिए, पहले ही पिछले 3 साल में कितना नया हुआ है ये अपने आप में एक परेशानी का कारण बना हुआ है। ट्रम्प की जो नाराजगी है वो इसी बात को लेकर है कि हमने अचानक पहले 8 या 9 बिलियन डॉलर हमारा ट्रेड व्यापार में रहता था आपस में, वो बढ़कर 67 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया है। तो अपने आप में पूरा बदलाव आया है। दूसरा बदलाव जो खास आया है वो भारत ने अपना जो रक्षा उपकरणों का आयात है उसको डाइवर्सिफाई किया है। एक जमाने में रूस से आने वाले उपकरण करीब करीब 65 और 70% वार्षिक आयात का हिस्सा होते थे, जो अब घटकर 35 या 40% के आसपास आ चुका है। वजह साफ है कि अब हम फ्रांस से, इजराइल से, दूसरे देशों से, अमेरिका से भी इस तरह के उपकरणों का आयात करते हैं। तो बदलाव तो आया है, पर अब देखें कि आज रूस के राष्ट्रपति के लिए भारत और चीन को अपने साथ रखना बड़ा जरूरी है। उसी से उनकी अंतर्राष्ट्रीय साख जो है वो बनती है, और ये बात राष्ट्रपति ट्रंप अच्छे से जानते हैं। और इसीलिए राष्ट्रपति ट्रंप की जो मैक्सिमम प्रेशर स्ट्रेटजी है, वो चाहे रूस को हो, चाहे वो चीन पर हो, चाहे वो ब्राजील, सभी कनाडा के ऊपर हो, सबके ऊपर एक ही तरीके से वो अपनी रणनीति चलाते हैं। पर ये नहीं कि सब देश उनकी बात मान लेते हैं। मैं सरीन साहब से थोड़ा अलग होकर कहूंगा कि आप देखें कि पहले चुनाव में आपको याद होगा राष्ट्रपति ट्रंप कहते थे कि मेक्सिको के साथ एक मैं दीवार बनवाऊंगा और उसका खर्चा जो है उसका खर्चा मेक्सिको देगा। आज तक तो वो दीवार बनी नहीं है। अपनी इनॉग्रेशन में इस बार उन्होंने 2 बार उन्होंने फोन किया, राष्ट्रपति शी जिनपिंग को बुलाया कि आप आ जाए, मैं निमंत्रण करता हूं आपको, इनॉग्रेशन पे आए। वो तो नहीं आए। ठीक उसी तरह से भारत ने भी एक हद तक चुप्पी रखी, फिर बाद में 2 स्टेटमेंट जारी करके कह दिया कि ये तो आपकी मर्जी थी कि हम रूस से तेल मंगाएं, और ये आप ही कह रहे थे कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तेलों का जो कीमतें हैं उनमें स्थिरता रहनी चाहिए, और ये भी कह दिया कि हम किसानों के, मछुआरों के हितों को कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। उसका उदाहरण एक पहले से ही है, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप से भारत निकल गया था इसीलिए लास्ट मिनट में कि हम कुछ हद तक जो लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स हैं उनको नहीं खोल पाए थे। तो ये कहना कि वो अपनी बात मनवा सकते हैं ये गलत है। वो कोशिश जरूर करते हैं लगातार कि अपना दबदबा दिखाने की कोशिश करें, पर उसका नतीजा धीरे धीरे ये होगा कि उनका अंतर्राष्ट्रीय नेतृत्व जो है वो आगे से आगे कमजोर होता जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों से वो हटते जा रहे हैं।
एशिया से भी हटते जा रहे हैं, तो जाहिर है कि चाहे रूस, चीन, भारत चाहे या ना चाहे, पर यदि इस तरह का वैक्यूम एक बनता है जहां अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई नेतृत्व है ही नहीं किसी का, तो उतनी ज्यादा जिम्मेदारी या अवसर जो है वो भारत, चीन, रूस को मिलेंगे और उनका तालमेल उसके चलते और बढ़ेगा। ये ऐसा नहीं कि परेशानियां नहीं रहेंगी इनके रिश्तों में, परेशानियां भी रहेंगी, पर हर देश अपने राष्ट्र हितों को आगे लेकर चलता है। उसमें कोई किसी का ईगो अक्सर नहीं आता है, बहुत कम नेता है जिनका ईगो सामने आता है, नहीं तो ज्यादातर नेता राष्ट्र हित को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। अब देखें ट्रंप ने जिस तरह से पुतिन का स्वागत किया अलास्का में, वहां तो ट्रंप का ईगो भी आपको नजर नहीं आया। अपनी सारी बात छोड़ के वो राष्ट्रपति पुतिन की भाषा में बात कर रहे हैं। अब वो वहां गए थे ये कह के कि बहुत खतरनाक नतीजे होंगे यदि राष्ट्रपति पुतिन जो है वो युद्ध विराम पर नहीं मानते हैं। अब वो युद्ध विराम भूलकर शांति व्यवस्था की बात कर रहे हैं, जो बात पुतिन शुरू से कह रहे हैं। तो कभी कभी ये ध्यान देना होता है कि वो अपने तरीके से रणनीति बनाते हैं, दूसरे देश अपने तरीके से रणनीति बनाते हैं और आपस में एक तालमेल बनता है। भारत का भी बनेगा। उम्मीद है कि प्रधानमंत्री जब जाएंगे अमेरिका अगले महीने, तो बातचीत हमारी भी होगी, कुछ आदान प्रदान होगा, हो सकता है एक संधि भी हो जाए जिसमें जैसे दूसरे राष्ट्रों के साथ ट्रंप ने किया है 15 से 20% कम हो जाए, टैरिफ वहां तक पहुंच जाए। पर उसके चलते भारत लगातार कोशिश करेगा। मल्टी अलाइनमेंट की हमारी विदेश नीति है कि जितने देशों से हमारे समीकरण बन सकते हैं, हिस्सेदारी बन सकती है, वो हालांकि समीकरण बनाने में प्रोफेसर साहब, समीकरण बनाने में